डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स। मीन्स कोरोजन मीन्स होता है डीके। डीके डीके मीन्स लूज करना, यानी कि आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ मेटल। ये कैसे होता है लॉस ऑफ मेटल्स? यानी आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेशली जो कोरोजन वर्ड है ये मेटल्स के लिए ही यूज किया जाता है। यानी कि मेटल्स का ही डिके होता है, ये धीरे धीरे जो है लूज करता रहता है। ओपन स्पेस में किसी भी मेटल को आप छोड़ दीजिए 1-2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो उसमें होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है एंड एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लेके, आप एग्जांपल ले लीजिए आयरन। आयरन एक ये मेटल है, सिंबल इज Fe आयरन। एंड होता क्या है कि Fe आयरन का एक रोड आप ले लीजिए, एक सीट, कोई भी एक इस तरह का पार्ट है कोई, उसको ओपन स्पेस में खुला छोड़ दीजिए। ओपन स्पेस में जैसे खुला छोड़ देते हैं, आप लोग देखते हैं कि ये मॉइस्चर मीन्स वाटर, ये कहाँ होता है? एयर में होता है। यानी कि एयर में जो मॉइस्चर है, यानी कि वेपर होती है वाटर की, एंड प्लस एयर। एयर में से भी एक पार्ट लेता है अलग से O2, ऑक्सीजन। यानी कि मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन दोनों का जब आयरन रोड की आउटर लेयर से कांटेक्ट होता है, यानी कि आउटर लेयर मींस ये जो इसकी, यानी कि कांटेक्ट के लिए जो जहां जहां भी कांटेक्ट होता है उसका आप ये कह सकते हैं कि मॉइस्चर एंड एयर, दो कंपोनेंट ये जरूरी होते हैं डीके के लिए, यानी कोरोजन के लिए। तो ये कांटेक्ट होने के बाद आयरन के साथ इसका रिएक्शन होता है, एंड रिएक्शन होने से क्या होगा कि जो आयरन है Fe आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ये एक मेटल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में मिलने से। ऑक्सीडाइज होने से क्या होगा कि Fe ये मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये फिलहाल में जो है फ्री स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +3। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल से। Fe यहाँ पे ये प्लस प्लस करके ये 3+ हो जाता है, यानी 0 से ये जो है 3+, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। यही मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि Fe ये प्लस 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 से अगर ये Fe 0 0 0 हो जाता है, यानी कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है उसका वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का जो इंसिडेंस है वो यहाँ कोरोजन में नहीं होता है। इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है कि ये आयरन जो है अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स are attacked by environment, except noble metals such as
gold, platinum, palladium, एक्सेट्रा। ये कुछ इस तरह के नोबल मेटल्स होते हैं कि जो रस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। यू कैन से कि उनको रस्ट अफेक्ट नहीं करता। ये नोबल जो मेटल्स होते हैं उन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हैं नो रस्टिंग नोबल मेटल्स। नोबल जो मेटल्स होते हैं उनमें कोई रस्टिंग नहीं होती। H2O एंड O2 ऑक्सीजन और ये मॉइस्चर काम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। यहाँ कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के हैं कि जो कि आप देखते हैं। ये नंबर 1, व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड, आयरन इज exposed to moisture, for a long time, its surface acquires a brown substance called rust। आप लोग देखते हैं कि आयरन को जब हम एक लंबे टाइम के लिए एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो उसकी ये सरफेस पे एक ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस आ जाता है। मैं बता चुका हूँ आपको, उसी को रस्ट कहा जाता है। नंबर 2, कॉपर react with moist carbon dioxide in the air, slowly lose their sign। उसकी जो साइनिंग होती है, उसकी साइनिंग यानी कि साइनी जो स्फेयर होती है कॉपर की, साइनी ब्राउन सरफेस जो कि उसकी ओरिजिनल सरफेस है, एक्वायर्स a green coating, acquires a green coating of a basic copper carbonate in moist air। ये जो कॉपर होता है, कॉपर को आप एक लंबे टाइम के लिए ओपन छोड़ दीजिए, यानी कि हमारे जो तांबे के बर्तन होते हैं घर में, उन पे एक लंबे टाइम के बाद क्या होता है कि उसका जो ब्राउन साइनी सरफेस है वो धीरे धीरे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये मॉइस्ट एयर, दोनों के मिलने से उसके ऊपर एक ये ग्रीन कलर का एक कोटिंग आ जाता है। ये बेसिक कॉपर ये कार्बोनेट होता है। इसे हम कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की जो सरफेस है उसके ऊपर एक टाइप का रस्ट आ गया है। लेकिन कॉपर इतना लूज नहीं करता है ये, यानी कि रस्ट जितना आयरन को हार्म करता है उतना ये कॉपर जो कार्बोनेट है वो कॉपर को हार्म नहीं करता है। कॉपर की जो सरफेस है इतना ज़्यादा लूज नहीं होती है। नंबर 3, सिल्वर आर्टिकल्स
become black after some time. When exposed to air, this is because it reacts with sulfur S in the air to form a coating of silver sulfide. Coating of सिल्वर सल्फाइड। आप ये देखिए कि सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ये चांदी के जो भी आभूषण हैं आप उनको देख सकते हैं, ये ज्वेलरी होती है, वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे वो काले पड़ जाते हैं, यानी कि ब्लैकिश कलर उनका हो जाता है। एक ऐसा ये महसूस होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा ये डर्टी हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। वो गंदे नहीं होते हैं, एटमॉस्फेयर में से जो एयर है, उस एयर में जो सल्फर है, उस सल्फर के साथ जो सिल्वर होता है वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है, और सिल्वर सल्फाइड का जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो सिल्वर का जो उसका साइनिंग, यानी कि मेटेलिक जो साइन उसके ऊपर होती है, वो ये ब्लैकिश हो जाती है, यानी कि डल हो जाती है। तो इसे भी आप ये कह सकते हैं कि ये कोरोजन ऑफ सिल्वर है। हालांकि सिल्वर इतना ज़्यादा हार्म नहीं होता है एज कंपेयर टू आयरन। अब ये कोरोजन जो है ये नोबल ये मेटल्स के साथ नहीं होता है। तो ये नोबल मेटल कौन से हैं? नोबल मेटल्स ये क्या होते हैं? दे आर, आप इसके बारे में लिख लीजिए, दे आर अनरिएक्टिव, यानी कि रिएक्शन होती है लेकिन बहुत स्लो होती है, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव। दे आर अनरिएक्टिव मेटल्स such as gold, platinum, पैलेडियम, ये पहले भी मैंने बताया आपको, टाइटेनियम, they do not corrode. Corrode means corrosion इनका नहीं होता है। They do not corrode, so they are called noble metals. They show high resistance to corrosion. यानी कि कोरोजन के लिए ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस शो करते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि नोबल मीन्स शाही, आप हिंदी में कहते हैं जैसा कि शाही, या आप कह सकते हैं कि अपर लेवल, बहुत ही हाई लेवल के ये मेटल्स हैं, यानी कि ये कोरोजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मॉइस्ट एयर एंड ऑक्सीजन का इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इसीलिए इनको नोबल ये मेटल्स कहा जाता है। यहाँ आप स्पेशली एक टॉपिक ले सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आप ये कहिए कि जंग लगना
इसे हम आयरन से ही जोड़ के देखते हैं। ये बाकी जो मेटल्स का हमने बताया कि सिल्वर के साथ भी ऐसा होता है, ये कॉपर के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वहाँ हम नहीं मानते हैं, यानी उतना हम फेमिलियर नहीं है उसके लिए। ये जंग लगना मीन्स हमें ये महसूस होता है कि आयरन सिर्फ एक यही मेटल हमारे ये माइंड में आता है कि ये जंग तो केवल आयरन पे लगता है। तो इसीलिए हमें यहाँ हम समझने के लिए केवल आयरन का ही एक एग्जाम्पल लेंगे कि ये रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब देखिए, आयरन ही क्यों, हमारा डेली लाइफ में मोस्टली हर जो थर्ड आइटम हमारा आयरन से बना होता है। यानी कि आयरन इतना यूजफुल क्यों है हमारे लिए, ये डेली लाइफ में आयरन को इतना ज़्यादा यूज किया जाता है कि हमारे आसपास की ये लगभग 80% चीज़ें आयरन से बनी हुई होती हैं। और आयरन भी वो जिसे ये मॉइस्ट एयर यानी कि नमी और ऑक्सीजन उनके कांटेक्ट में आते ही उसमें रस्टिंग हो जाती है। यानी कि इस टाइप का आयरन हमारे आसपास में रहता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अदरवाइज आयरन को अगर आप एलॉय में कन्वर्ट कर दीजिए तो नॉट रस्ट, कोई रस्टिंग नहीं होगी। आयरन को एलॉय में, एलॉय मीन्स होता है ये मिश्र यानी कि मिश्रण, यानी आप कह सकते हैं कि मिक्सर ऑफ मेटल्स, यानी कि ये मेटल्स को 1 2 3 मेटल्स को मिला के एक जो है मिक्सर बना दिया जाता है और उसे कहा जाता है एलॉय। लेकिन ये बहुत चीप है, यानी कि आप कह सकते हैं ये बहुत सस्ता है और एलॉय बहुत कॉस्टली है। तो हम क्या करते हैं कि जो सस्ती चीज़ें हैं मोस्टली उसी को यूज किया जाता है। यानी कि आयरन को कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग भी है और सस्ता भी है, एलॉय ये कॉस्टली है, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज हमारे आसपास नहीं है। तो हम सोचते हैं कि आयरन ही रस्टिंग, यानी आयरन पे ही रस्टिंग होती है और किसी मेटल पे नहीं होती है। तो यहाँ इस को डीपली हम समझेंगे कि आयरन पे जो रस्टिंग है वो कैसे और किस ये प्रोसेस से होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अभी हमने ये समझा कि आयरन पे रस्टिंग के लिए, यानी कोई भी मेटल पे रस्टिंग के लिए मेन जो ये जो कंपोनेंट है वो है मॉइस्चर एंड प्लस O2 ऑक्सीजन। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आयरन को इन दोनों चीज़ों से दूर रखा जाए, यानी कि इनसे बचा लिया जाए, तो फिर ये जो सस्ता आयरन है उस पे भी रस्टिंग नहीं होगी। यानी कि उसको ये समझिए आप कि अब पहले हम यही समझेंगे कि आयरन पे रस्टिंग के लिए मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। क्या दोनों जरूरी है या केवल ये मॉइस्चर ही रिस्पॉन्सिबल है, या केवल ऑक्सीजन है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों ही नहीं है। यहाँ आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन corrode readily when exposed to moisture and gets covered with brown flaky substance called rust. This is also called
rusting of iron. Chemically, the rust is a hydrated iron oxide. Iron oxide. Fe2O3 dot 2H2O. It is रस्ट, जिसको हम जंग बोलते हैं, यानी आयरन, ये मैं आपको जो पहले भी बता चुका हूँ कि ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन से बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ। रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन process in which iron metal is slowly oxidized by action of air and water. It has been observed that the rusting of iron, takes place under the following conditions. Number 1, presence of air, especially O2. Number 2, presence of water as moisture. आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर इन एयर, एयर में जो मॉइस्चर होती है। नंबर 3, द impurities of metal or in water speed up the process of rusting. देखिए, ये जो है 3 कंडीशंस होती है जो रस्टिंग के लिए फेवरेबल होती है। एक प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में से वो स्पेशली O2, एंड 2 ये है प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि मॉइस्चर, एंड द इम्प्योरिटीज ऑफ ये मेटल्स, यानी मेटल में जो इम्प्योरिटीज होती है वो, या फिर वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती है वो भी ये रस्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करती है, यानी बढ़ाती है। अब ये वाटर का जो इम्प्योरिटीज है वो कौन सी होती है? वाटर में जो इम्प्योरिटीज मीन्स, आप देखिए कि वाटर में NaCl होता है, यानी कि नमक होता है, साल्ट, यानी कि जो खारापन होता है। जहाँ वाटर में खारापन ज़्यादा होगा यानी साल्टी वाटर होगा, वहाँ रस्टिंग का ये प्रोसेस जो है वो स्पीड से होगा, यानी कि जल्दी होता है। तो ये 2 कंडीशंस, यानी कि मॉइस्चर एंड एयर, ऑक्सीजन, ये तो जरूरी है। साथ साथ में ये इम्प्योरिटीज भी एक फैक्टर होती है रस्टिंग के लिए। यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट है रस्टिंग के लिए, यानी कि ये जो है कोरोजन के लिए, सभी मेटल्स के लिए ऐसा एक आइडिया है, एक अनुमान है। इसको आप एज ए नोट आप इसको डाल सकते हैं। इसके बारे में कहा गया कि मोर द रिएक्टिविटी
more the reactivity of metal, यानी कि मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है, द मोर will be the reactivity of the metal, the more will be the possibility of the metal getting corroded. यानी कि जितना भी मेटल की रिएक्टिविटी हाई होगी उतना ही उसका जो है ये कोरोजन यानी रस्टिंग का जो है प्रोसेस, ये आप कह सकते हैं कि स्पीड, या कह सकते हैं कि रस्टिंग की जो पॉसिबिलिटीज है उतनी ही ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि ये मेटल की रिएक्टिविटी जितना लो होगी उसका रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो उतना ही लो रहेगा, यानी कि पॉसिबिलिटी जो है कम होती है। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे अभी कि ये रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने कहा कि आयरन की रस्टिंग के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर टू मेन कंपोनेंट। नंबर वन, मॉइस्चर, नंबर टू, एयर। यानी कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको एक एक्सपेरिमेंट से शो करेंगे। क्या दोनों ही जरूरी है? एक्सपेरिमेंट।
यहाँ देखिए ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, ये टेस्ट ट्यूब ली हमने, ये जो है 3 टेस्ट ट्यूब है A, B एंड C। ये आप देख रहे हैं कि एयर टाइट ऊपर से कॉर्क से बंद है, ये तीनों की तीनों को एयर टाइट यानी बाहर से एयर का कांटेक्ट नहीं है। अब इस एक एक ये टेस्ट ट्यूब को समझते हैं। देखिए ये फर्स्ट जो ट्यूब है उसमें यहाँ तक हमने नॉर्मल ये वाटर लिया है, ये नॉर्मल वाटर है, और ये एक पिन है यानी कि एक कह सकते हैं ये कील है, नेल है, तो ये लिया है और इसको इस तरह से लिया है कि जो वाटर है उसमें से कुछ ये पार्ट इसका बाहर रहता है पिन का, यानी एयर में रहता है, टेस्ट ट्यूब में जो एयर है, और ये बाकी का जो पार्ट है वो ये वाटर में सिंक यानी कि डूबा हुआ है। तो इस तरह से अब जो एयर है, ये वाटर से ऊपर जो एयर है वो एयर भी नॉर्मल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस एयर में भी ये मॉइस्चर है, यानी जो भी ये नॉर्मल एयर होती है एटमॉस्फेयर में, ये सिंपल एपरेटस है, नॉर्मल एयर है एंड नॉर्मल ये वाटर है, और जो कील है, जो पिन है, आयरन की जो पिन है वो हाफ ड्रॉप इन वाटर एंड आउटसाइड इन हाफ, तो हाफ जो है बाहर है। तो अब आप सेकंड पे आइए बी। ये बी में क्या है कि इतना वाटर हमने लिया है कि पूरा का पूरा जो पिन है वो वाटर में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। अब आप ऊपर देखिए कि पानी का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि आउटर लेयर है, अपर लेयर है, उस लेयर के ऊपर कुछ ऑयल डाल दिया गया, यानी ऑयल की एक लेयर है, छोटी लेयर है। ये क्यों डाला गया कि ये टेस्ट ट्यूब में जो एयर है ऊपर, आप यहाँ देखिए एयर ये डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ ऑयल डालने से क्या होगा कि जो इसमें यहाँ एयर है वो एयर का वाटर से डायरेक्टली कोई भी कांटेक्ट नहीं है, यानी कि ये ऑयल एक सेपरेशन लेयर है, और पूरा का पूरा जो पिन है वो डूबा हुआ है पानी में। और पानी कौन सा है? ये डिस्टिल्ड वाटर है, यानी कि नॉर्मल वाटर नहीं है। ये डिफरेंस आप देखिए, यानी कि यहाँ ए जो टेस्ट ट्यूब है वो ये बताती है कि वाटर भी है एंड एयर से कांटेक्ट भी है, यानी कि मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है और मॉइस्चर भी है। तो क्या होता है कि ये जो कील है, जो पिन है, उस पे रस्टिंग हो जाती है। ये मोटा मोटा आपको ये जो दिख रहा है उसी को कहते हैं रस्ट। ठीक है, अब बाकी पे चलते हैं। हमें ये चेक करना है कि मॉइस्चर एंड एयर दोनों ही नेसेसरी है या नहीं है। ये टेस्ट ट्यूब नंबर ए में दोनों है, देखिए एयर भी है और ये वाटर भी है, और ये दोनों नॉर्मल है। अब यहाँ बी में चलते हैं कि वाटर क्या है, डिस्टिल वाटर है, यानी वाटर में इम्प्योरिटीज नहीं है। एयर ऊपर है लेकिन पूरा का पूरा जो पिन है वो वाटर में डूबा हुआ है, और यहाँ जो ये लेयर बनाई गई है ऑयल की, वो आउटर एयर का वाटर से कोई भी कांटेक्ट नहीं होने देगी, यानी कि ऑक्सीजन बाहर से नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, ये वाटर तो अवेलेबल है, ये वाटर भी ये प्योर वाटर है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस कील पे यानी जो नेल है, जो पिन है, उस पे रस्ट नहीं आता है, नो रस्ट। अब सी पे चलते हैं। सी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है कि एनहाइड्रस CaCl2 लिया है, कैल्शियम क्लोराइड, वो एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर। इसका एनहाइड्रस, एन मीन्स नो, हाइड्रस मीन्स वाटर, नो वाटर, कोई भी इसमें ये मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो एयर है वो एयर भी क्या है, ड्राई है, सूखी एयर ली है। मीन्स आप ये कहिए कि एयर तो है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन ये मॉइस्चर नहीं है। एनहाइड्रस CaCl2 ये एक तरह से एब्जॉर्बर है। एब्जॉर्बर मीन्स अगर कोई भी ये मॉइस्चर
होती है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एनहाइड्रस लिया है, एनहाइड्रस में इसमें कोई भी वाटर पार्टिकल नहीं है और ऊपर जो एयर है वो भी ड्राई है। अब यहां देखिए ये जो बी, ये टेस्ट ट्यूब था, उसमें वाटर था, एयर नहीं था। यहां क्या है, एयर है, वाटर नहीं है, तो नो रस्ट। ये जो हमारा जो नेल है, जो पिन है, उस पर कोई रस्ट नहीं आता। देन यू कैन से कि बी एंड सी की जो कंडीशन है उसमें यहां दिया हमने ओनली O2 ऊपर है, H2O से कांटेक्ट नहीं हो पाया, नो कांटेक्ट, तो ये रस्टिंग नहीं हुआ। यहां O2 भी है और H2O भी है, तो रस्टिंग हो गया। यहां क्या है कि O2 है लेकिन H2O नहीं है, तो भी रस्टिंग नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये एक्सपेरिमेंट से ये जो है प्रूव होता है कि रस्टिंग के लिए दो कंपोनेंट मॉइस्चर एंड एयर दोनों का होना बहुत जरूरी है, तो ही मॉइस्चर होता है। अब यहां ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ये मेटल को रस्टिंग से बचाना है, यानी कोरोजन से बचाना है, तो इन दोनों में से किसी एक चीज से बचा लीजिए। या तो आप एयर से बचा लें या फिर आप जो है मॉइस्चर से बचा लें। यानी आप कह सकते हैं कि अकेला ये जो है मॉइस्चर है, यानी कि आप आयरन को एकदम से पानी में डाल दीजिए नीचे। लेकिन यहां सोचने की एक बात और भी है कि वाटर में भी ऑक्सीजन सोल्वेबल है, ऑक्सीजन होता है उसमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वाटर को बॉईल करना पड़ेगा। ये बॉईल, अगर वाटर को बॉईल कर देते हैं तो उसका ऑक्सीजन जो है निकल जाती है बाहर। अदरवाइज वाटर में भी ऑक्सीजन सोल्वेबल है, घुलनशील होती है, तो ऑक्सीजन उसको वहां भी मिल जाएगी एंड वाटर है तो जंग लग जाएगा फिर भी। तो वाटर को बॉईल करना भी जरूरी है। तो ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को समझ आई होगी कि ये मॉइस्चर एंड एयर दोनों जरूरी होते हैं कोरोजन के लिए। अब आप लिखिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। नंबर 1, corrosion of metal can be prevented by coating the metal surface with a thin layer of paint or varnish और ग्रीज। जो ग्रीज होता है यानी कि एक तरह से ये लुब्रिकेंट होता है, ग्रीज जो बियरिंग में लगाया जाता है। नंबर 2, iron is protected from rusting by coating it with a thin layer of another metal which is more reactive than
जो नंबर 2 पॉइंट्स में आपने लिखा है कि आयरन के ऊपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव किसी और मेटल की लेयर को चढ़ा दिया जाए, यानी कि थिन लेयर उसके ऊपर, यानी कि पॉलिश कर देते हैं। जैसे कि आयरन है Fe, आयरन का एक सपोज एक रोड है, एंड आयरन रोड के ऊपर जिंक का ये पॉलिश कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो जिंक रोड, यानी आप कह सकते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि आयरन रोड नहीं है, ये एक जिंक रोड है। तो Fe का जो रिएक्टिविटी रेट है वो Zn से लो है, यानी कि Zn की रिएक्टिविटी अप है एंड आयरन का जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, लो होती है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने बताया आपको अभी कि Fe आयरन का जो लेयर है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जो ये कब होगा, जब आयरन जो रिएक्टिव होगा। लेकिन जब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक को हमने उसके ऊपर से कोटिंग कर दिया, तो क्या होगा कि आयरन रिएक्शन ये वो बाद में करेगा, उससे ये पहले जो है जिंक का रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि आयरन को रिएक्शन का मौका ही नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये पहले जो है जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब जिंक का ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो एक ही मेटल का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब आउटर लेयर पे अटैक ये करता है, तो अब आउटर लेयर पे क्या है, जिंक है एज ए बॉडीगार्ड। तो जब ये एज ए बॉडीगार्ड है तो आयरन का कोई चांस ही नहीं है ऑक्सीडाइज होने का। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। दिस prevent the loss of electrons from iron, because reactive metal loses electron in presence of आयरन, यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, सपोज करिए कि जिंक एंड आयरन, इन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं कि आयरन के ऊपर हम जिंक का एक पॉलिश कर देते हैं, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि आयरन का रस्टिंग अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फिर इसका रस्टिंग भी नहीं होगा। नंबर 3, to decrease rusting, of iron, certain anti-rust solutions are used for example solution of alkaline phosphates, एल्कलाइन फॉस्फेट्स का जो सॉल्यूशन होता है वो आयरन के लिए एंटी रस्ट का काम करता है। फॉस्फेट्स आर यूज्ड एज एंटी रस्ट solution. Number 4,
एलॉइंग ऑफ आयरन। हम देखिए, हम ये जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी आयरन को रस्टिंग से रोकने के लिए कौन कौन से ये मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 4 आया है एलॉइंग ऑफ आयरन। अब आयरन को अलॉय करना है, यानी किसी दूसरों के साथ में मिक्स करना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे थोड़ा सा, मेटल्स when alloyed with other metal become more resistant to corrosion. When iron is alloyed with chromium Cr and nickel Ni, form stainless steel. Steel is resistant to corrosion and does not rust. एक क्वेश्चन यहाँ आप कर सकते हैं कि व्हाट इज एलॉय। तो इसके बारे में आप लिखिए थोड़ा सा। एन एलॉय is a homogeneous. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non-metals. एक एलॉय जो होता है, मिक्सर जो होता है मेटल्स का, उसे कह सकते हैं कि एन एलॉय इज ए होमोजीनियस। ये मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या तो दो या दो से ज्यादा हम मेटल्स को मिक्सअप करते हैं। अब ये कैसे करते हैं मिक्सर? ऑब्वियसली कि मेटल को मेल्ट करेंगे, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो ही मिक्सअप होगा। सॉलिड को सॉलिड में मिक्सअप तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या है कि ये मेटल का, ये मेटल में मिक्सर बनता है, या एक मेटल को ये नॉन मेटल के साथ में मिक्सअप किया जाता है और उसके बाद जो सॉलिड मिलता है, यानी कि मिक्सर ऑफ मेटल्स आप कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड एलॉय। यानी कि एक एलॉय जो बनता है वो जो मिक्सर होता है मेटल्स का। और ये जो एलॉय होते हैं इनका इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कभी भी रस्टिंग नहीं करते हैं, यानी कि इनका कोरोजन नहीं होता है। तो ये हमने जो आज सीखा वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने आज ये डिस्कस किया है कि कोरोजन के लिए, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके लिए मॉइस्चर ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, नहीं भी है या है। तो ये सारा डिस्कशन आज हमने किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके बाद हमने ये देखा
कि आयरन का जो रस्टिंग होता है उसके लिए मॉइस्चर ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, और उसको जो है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग यानी कि रस्टिंग को रोकना किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसके मेथड्स हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद में लास्ट पॉइंट हमारा जो आया वो आया है एलॉय, यानी कि ये रस्टिंग को रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो एलॉइंग है, यानी ये मेटल्स का जो है मिक्सर बनाना है। तो एलॉय के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए ये पूरा जो टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और कॉरोजन के बारे में, रस्टिंग के बारे में एंड प्रिवेंशन के बारे में पूरा सा डीप आप स्टडी करिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वीडियो का वो होगा एलॉय। एलॉय के बारे में पूरा डीप पढ़ेंगे कि कौन मेटल्स यानी कि Fe, आयरन, Cu, एल्यूमिनियम, इनके कौन कौन से एलॉय बनते हैं, किस तरह से ये मिक्सअप होते हैं, जिसमें जो है निकिल है, ये क्रोमियम है, और भी बहुत सारे ये मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स को किस तरह से मिक्सअप किया जाता है और वो कितने हार्ड बन जाते हैं और कितने वो प्योर बन जाते हैं। स्टील, आपने सुना है कि स्टील वो केवल एक ही टाइप का, आप सोचते होंगे कि स्टील एक ही टाइप का होता है। नो, स्टील के सो मैनी टाइप्स, अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो सब डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना आज का जो टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज करिए।